अच्छा, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 20 SK22 का। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम, a 6 month old infant presents with hypoglycemia, hepatomegaly and lactic acidosis. Lab shows elevated uric acid and triglycerides. Which enzyme deficiency is responsible? तो इन्फेंट है, हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगेली और लैक्टिक एसिडोसिस आ गया, साथ में एलिवेटेड यूरिक एसिड और ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो ये इंडिकेट करेगा टू वॉन गिर की, जहाँ पे आपके साथ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की फॉस्फेटेस की डिफिशेंसी आपको मिलती है। जो डिजीज़ है टाइप 1 में वॉन गिर की आता है, जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की डिफिशेंसी होती है। टाइप 2 में आपके साथ पॉम्पीज डिजीज़ आता है, जिसमें लाइसोसोमल एसिड अल्फ़ा 1,4 ग्लूकोसाइडेज की डिफिशेंसी आपको मिलेगी। ये हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, लेकिन फिर से रिवीजन हो जाएगी। टाइप 3 को कोरी कहते हैं, जिसमें डिब्रांचिंग एंजाइम की डिफिशेंसी होती है अल्फ़ा 16 ग्लूकोसाइडेज या 4 अल्फ़ा डी ग्लूकेनो ट्रांसफरेज। फिर उसके बाद टाइप 4 आता है, जिसमें एंडरसन डिजीज़ आता है, उसमें डिब्रांचिंग एंजाइम आपके साथ टाइप 4 में एंडरसन डिजीज़ होता है, जिसमें ब्रांचिंग एंजाइम अल्फ़ा 14 ग्लूकेन ग्लाइकोजन ट्रांसफरेज की डिफिशेंसी आपको मिलेगी। और टाइप 5 है माइकार्डल डिजीज़, जिसमें मसल फॉस्फोराइलेज आपने याद रखना है। टाइप 6 को हर्ज डिजीज़ कहते हैं, हर्ज में हेपेटिक ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज की डिफिशेंसी आपको मिलेगी। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद कॉर्नियल क्लाउडिंग, हेमोलिटिक एनीमिया एंड रीनल फेलियर ऑन जेनेटिक टेस्टिंग, डिफिशेंसी ऑफ विच एंजाइम। तो जेनेटिक टेस्टिंग पे डिफिशेंसी ऑफ कौन से एंजाइम आपको मिलेगी? एलकैट की डिफिशेंसी मिलती है, लेसिथिन कोलेस्ट्रॉल एसाइल ट्रांसफरेज डिफिशेंसी। एलकैट डिफिशेंसी किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ अनईस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल। जब कोलेस्ट्रॉल की एक्यूमुलेशन हो जाए अनईस्ट्रिफाइड कोलेस्ट्रॉल की, और ये डिपॉजिट होता है इन द पेरिफेरल टिश्यूज़ एंड सेल मेम्ब्रेन, और ये आपके साथ क्लासिक सिम्टम्स कॉज करता है, जिसमें कॉर्नियल क्लाउडिंग वगैरह आते हैं, रीनल फेलियर और हेमोलिटिक एनीमिया। फिर है अ पेशेंट प्रेजेंट्स 1 month आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बायोप्सी शोज लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द ग्राफ्ट। व्हाट टाइप ऑफ रिजेक्शन इज़ दिस? तो जब भी लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इसका कीवर्ड है, तो लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन में आपने एक्यूट रिजेक्शन को पिक करना है, ऑप्शन बी, एक्यूट रिजेक्शन को। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन? तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये आपके साथ डीएनए गायरेज टोपोआइसोमरेज 2 को इनहिबिट करता है, ऑप्शन सी। The lesion occur at the caudate and globus pallidus of the brain. There was loss of GABA in the substantia nigra. The condition is, तो loss of GABA जो आपको मिलता है पार्किंसोनिज्म में मिलता है, ऑप्शन बी। A man has been living at high altitude mountain area for many years. He now presents with progressive shortness of breath on exertion. There is no history of infection or cardiac disease. What is the most likely cause of his symptoms? तो लिविंग एट माउंटेन एरिया और उसको प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन है, तो ये आपके साथ किस चीज़ का केस है? अमंग द फॉलोइंग ये आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ अ केस ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी। क्रॉनिक हाइपोक्सिया एट हाई एल्टीट्यूड आपके साथ हाइपोक्सिक वेजो कंस्ट्रिक्शन कॉज करवाता है, और इट लीड्स टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। फिर है a pregnant woman with a family history of inborn error of metabolism wants to know whether her unborn child is affected. Which investigation can be used for early prenatal diagnosis? तो early prenatal diagnosis के लिए हम कौन सा investigation use करेंगे? That is chorionic villus sampling, CVS. CVS आप involve obtaining a sample of placental tissues, chorionic villi, and typically performed between 10 to 13 weeks, making it the earliest invasive procedure for definitive genetic diagnosis. और जो amniocentesis है वो आपके साथ after 15 weeks sorry for that it is performed after 15 weeks. Which site is most common location for gastrointestinal
कार्सिनॉइड ट्यूमर, जीआईटी के कार्सिनॉइड ट्यूमर के लिए मोस्ट कॉमन लोकेशन का पूछ रहे हैं, तो ये कहाँ पे होगा? दिस ऑकर्स इन द अपेंडिक्स एंड द इलियम, ऑप्शन बी। A patient with congestive cardiac failure is receiving standard heart failure medication. He developed muscle weakness without any history of trauma. Which drug is most likely responsible? तो इसमें कौन सा ड्रग आपके साथ रिस्पॉन्सिबल है? जब भी एक पेशेंट हो जिसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो या उनकी मेडिकेशंस ले रहा हो, तो वहाँ पे पल्मोनरी एडेमा वगैरह हो सकती है। इसमें हम लूप डायूरेटिक्स देते हैं जो फ्यूरोसेमाइड है फॉर पल्मोनरी एडेमा, कैन कॉज हाइपोकेलीमिया। ये लूप डायूरेटिक याद रखें, ये हाइपोकेलीमिया भी कॉज करता है, लीड्स टू मसल वीकनेस, फैटीग एंड क्रैम्प। थायजाइड कैन ऑल्सो कॉज हाइपोकेलीमिया बट लेस पोटेंट। स्पाइरोनोलेक्टोन इज पोटेशियम स्पेयरिंग। Patient with ischemic heart disease present with muscle weakness and myalgia without any trauma. He is taking long-term medication for dyslipidemia. Which drug is most likely responsible? तो इसके लिए जो ड्रग रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ स्टैटिन्स, रोस्वोस्टैटिन। स्टैटिन जो है आपके साथ मायोपैथी और मसल वीकनेस कॉज करवाता है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एक साइड इफ़ेक्ट है कि मायोपैथी या मसल वीकनेस स्टैटिन्स करवाता है, ठीक है, ड्यू टू मसल टॉक्सिसिटी। A diabetic patient presents with foot ulcer, high grade fever, hypotension and altered mental status. तो इसको फुट अल्सर है, फीवर है, फीवर में आपके साथ सेप्टिक शॉक आपने डायरेक्टली माइंड में लाना है। हाई ग्रेड फीवर है तो इट बिकम्स सेप्टिक शॉक। Patient presents with fever due to inflammatory process. Which cytokine is primarily responsible for mediating fever? तो ये बहुत ज़्यादा रिपीट है। फीवर के लिए आपने हमेशा इंटरल्यूकिन 1 चूज़ करना है। फार्माकोलॉजिकल स्टडी एम्स टू डिफरेंशिएट द इफेक्ट ऑफ गैंग्लियन ब्लॉकिंग ड्रग्स फ्रॉम मस्करीनिक रिसेप्टर ड्रग्स। विच कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम इज़ मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज? तो मस्करीनिक रिसेप्टर ब्लॉकेज के लिए कौन सा आपके साथ रिस्पॉन्सिबल होगा? दैट इज़ ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, मिड्रिएसिस, टेकिकार्डिया। मस्करीनिक ब्लॉकेज अगर हो जाए तो ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स कॉज करेगा। इसमें ड्राई माउथ आता है, कॉन्स्टिपेशन, मिड्रिएसिस और टेकिकार्डिया वगैरह आएंगे। अ पेशेंट डेवलप सडन रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस, उसको डेवलप हुआ आफ्टर लॉन्ग बोन फ्रैक्चर, फैट एम्बोलिज्म सस्पेक्ट हुआ है। विच डायग्नोस्टिक मेथड कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फैट एम्बोलिज्म? तो फैट एम्बोलिज्म को कौन आपके साथ कंफर्म करेगा? फ्रोजन सेक्शन ऑफ फैट। ये भी रिपीटेड है, लास्ट पेपर्स में हमने पढ़ा है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म, लेबॉर्ट्री इन्वेस्टिगेशन पे नॉर्मल T3, एलिवेटेड TSH, एबनॉर्मल थायरॉयड प्रोफाइल है। तो T3 आपके साथ नॉर्मल है लेकिन TSH ज़्यादा है, तो इट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म। अच्छा, इसमें हम क्या देंगे? आयोडीन सप्लीमेंट्स तो नहीं दे सकते, लीवोथायरोक्सिन मोस्ट प्रोबेबली देंगे क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म है। A patient presents with severe chest pain radiating to the jaw. ECG confirms acute MI and PCI is performed to restore blood flow. अच्छा, severe chest pain है जो जॉ पे गया है, ECG पे आपको MI नज़र आ रही है, उसके लिए PCI हुआ है to restore blood flow. Before perfusion, which metabolic process had already occurred in ischemic myocardial cell? तो इस्कीमिक मायोकार्डियल सेल में इसमें पहले क्या हुआ है? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस हुई है, ठीक है। इस्कीमिया लीड्स टू ऑक्सीजन डिप्रीवेशन, फोकसिंग मायोकार्डियल सेल्स टू रिलाई ऑन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। A lesion affecting L1, L2 vertebral levels usually involve which structure? तो L1, L2 को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये आपके साथ कोनस मेडुलरिस को इन्वॉल्व करेगा। स्पाइनल कॉर्ड टिपिकली एंड्स एट L1, L2 जिसे हम कोनस मेडुलरिस कहते हैं। बिलो दिस लेवल अगर कोई लीजन हो उसे हम कॉर्डा इक्वाइना कहेंगे। A 12-year-old child presents with chronic mucocutaneous candidiasis, an area of hyperpigmentation on the skin. Which of the following condition is most likely associated with this presentation? तो एक चाइल्ड है, उसको म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस है, हाइपरपिगमेंटेशन है, तो ये कौन सा कंडीशन इसके साथ एसोसिएटेड है? हाइपोपैराथायरॉयडिज्म इज एसोसिएटेड विद दिस।
जो ऑटो इम्यून पोली एंडोक्राइन सिंड्रोम APS होता है उसमें म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडिएसिस, आपको हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नज़र आएगी, साथ में यू विल फाइंड एड्रीनल इंसफिशेंसी। और APS2 में आपके साथ एड्रीनल इंसफिशेंसी, ऑटो इम्यून थायराइड डिजीज़ होगा, साथ में टाइप 1 डायबिटीज़। 55-year-old patient presents with slowly growing intracranial mass। तो स्लो ग्रोइंग इंट्राक्रेनियल मास है। हिस्टोलॉजी पे आपको रोल पैटर्न ऑफ स्पिंडल सेल्स नज़र आ रहे हैं। मेनिंजियोमास टिपिकली अराइज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी ये आपसे ये क्वेश्चन है कि मेनिंजियोमा किस से आपके साथ अराइज होता है। इट अराइजेस फ्रॉम द एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। ये एरेक्नॉइड कैप सेल्स से अराइज होते हैं फ्रॉम द एरेक्नॉइड विलाई एंड ग्रेनुलेशन। दे यूजुअली are benign, slow growing extra-axial tumors attached to the dura। फिर है 25-year-old का पेशेंट है, उसको सॉफ्ट टिश्यू मास है, सीन ऑन चेस्ट एक्सरे, लंग फील्ड्स उसमें क्लियर है और देयर इज़ नो lymphadenopathy, mass located in the anterior mediastinum, which of the following is the likely origin of this mass। तो anterior mediastinum में है मास और इसका origin thymus है, ऑप्शन ए। The anterior mediastinum houses the 4 T's: thymoma, teratoma, thyroid, terrible lymphoma। Clear lungs and absence of lymphadenopathy suggest thymic origin rather than cardiac or esophagus। Aortic aneurysm can appear but usually associated with क्या है, contour change in mediastinal cellate। Which ligament originates from the external occipital protuberance and attaches to the spinous process of cervical vertebrae। तो ये आपके साथ कौन सा लिगामेंट है जो आपके साथ एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्रूबरेंस से आपके साथ ओरिजिनेट हुआ है और स्पाइनस प्रोसेस ऑफ सर्वाइकल वर्टेब्रा पे ये ख़त्म हुआ है। तो अमंग्स द फॉलोइंग ये कौन सा लिगामेंट है? दिस इज़ लिगामेंटम न्यूक। Ligamentum nuke is a strong midline ligament in the posterior neck. It extends from the external occipital protuberance and median nuchal line to the spinous process of cervical vertebrae। ये support करता है head को and limits flexion। Other ligaments are either along the vertebral body or continuous with the thoracic supraspinous ligament। ठीक है, तो ये image आप फिर गूगल में देख सकते हो। A patient presents with pain and tingling in the right arm and imaging reveals cervical rib। How is the cervical rib different from thoracic rib? तो cervical आपके साथ thoracic rib से किस तरह different होगा? You can think over it, you can pause the video here। तो आप इस पे सोचें कि cervical rib thoracic से किस तरह different होगा। Transverse process of thoracic vertebra is long। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। Transverse process of cervical vertebra is लॉन्ग नो, दिस इज़ ए, जिसमें ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ थोरेसिक वर्टेब्रा आपके साथ लॉन्ग होगा। सर्वाइकल नहीं, थोरेसिक वर्टेब्रा का ट्रांसवर्स प्रोसेस आपके साथ यूजुअली लॉन्ग होता है। तो ये आपने याद रखना है। ये अभी इन्होंने डिफरेंट यूट्रस के इन्होंने डिफरेंट आपके साथ जो बोन्स हैं, सर्वाइकल बोन्स हैं, थोरेसिक और लंबर, उनकी एनाटॉमी दी है। तो ये आप जो है गूगल से देख लें, ये इमेज वहाँ पे आपको क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, फिर है द लेमिना पेप्रिशिया इज़ अ थिन बोनी स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। इट लाइज बिटवीन टू स्ट्रक्चर। तो लेमिना पेप्रिशिया कौन से दो स्ट्रक्चर्स में के दरमियान होता है? इट इज़ बिटवीन द ऑर्बिट एंड एथमोइडल साइनस। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ऑर्बिट और एथमोइडल साइनस के बीच होता है, नॉट मैक्सिलरी साइनस, नॉट फ्रंटल और स्फीनोइड साइनस। It is between the orbit and ethmoidal sinus। ethmoidal sinus। Lamina pepricia part है ethmoidal bone का, separating the orbital cavity from the ethmoidal air cells। extremely thin होता है, susceptible on fracture और infection spread पे ये susceptible होगा। orbital cellulitis में ये बहुत susceptible होगा। Which is the correct order of palpebral fossa ये popliteal fossa contents from medial to lateral। तो popliteal fossa में medial to lateral आपको क्या मिलेगी? tibial, popliteal vein, popliteal artery। popliteal artery सबसे डीप पड़ी होती है। ठीक है,
पोप्लीटल आर्टरी, वेन और टिबियल नर्व, ये ठीक लग रहा है थोड़ा बहुत। पोप्लीटल वेन, पोप्लीटल आर्टरी, टिबियल नर्व, टिबियल नर्व, पोप्लीटल आर्टरी, पोप्लीटल वेन। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले टिबियल नर्व होता है मीडियली, फिर पोप्लीटल वेन होता है, फिर पोप्लीटल आर्टरी दैट इज़ टू द लैटरल साइड। अच्छा, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दी। अच्छा, ये इन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन नहीं दी। फिर है व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्यूबिटल फोसा कंटेंट फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो क्यूबिटल फोसा में अमंग्स द फॉलोइंग मीडियल टू लेटरल क्या होगा। ये मैं वीडियो यहाँ पे इसलिए ले आता हूँ कि आप यहाँ पे पॉज करके इस पे ख़ुद सोच सकते हैं। तो इसमें आपके साथ आता है मीडियन नर्व, फिर ब्रेकियल आर्टरी, फिर टेंडन ऑफ बाइसेप। दिस इज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम मीडियल टू लेटरल इन क्यूबिटल फोसा। ये अभी इन्होंने क्यूबिटल फोसा के कंटेंट्स दिए हैं, ये मैं रिकमेंड करूँगा कि गूगल पे इमेजेस देखें तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। Which anterior pituitary cells contain the most secretory vacuoles? secretory vacuoles किस में सबसे ज़्यादा होंगे? तो ये है मेमोट्रॉफ्स, ऑप्शन ए। मेमोट्रॉफ्स जिसे हम लैक्टोट्रॉफ्स कहते हैं, प्रोलैक्टिन सिक्रीट करता है और इसमें आपके साथ अबंडेंट सिक्रीटरी वैक्यूल्स होते हैं फॉर प्रोटीन हार्मोन स्टोरेज। सोमैटोट्रॉफ्स ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है, थायरोट्रॉफ्स TSH, गोनेडोट्रॉफ LH और FSH, और उसमें कम वैक्यूल्स आपको नज़र आएंगे। A program assigns responsibility for reproductive health education to women with higher secondary education. What is the rationale? Higher literacy leads to better understanding. Only women can deliver productive health, और social hierarchy या random selection। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें हायर लिटरेसी लीड्स टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये याद रखें। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद विजुअल डिस्टर्बेंस इन द राइट आई and CT shows a pituitary macroadenoma. Superior extension of this tumor will most likely compress which structure? पेशेंट को विजुअल डिस्टर्बेंस है राइट आई में, CT स्कैन पे मैक्रोएडिनोमा नज़र आ रही है। सुपीरियर एक्सटेंशन ऑफ दिस ट्यूमर अगर हो जाए, सुपीरियरली ये ट्यूमर एक्सटेंड हो जाए, तो ये क्या चीज़ आपके साथ कंप्रेस करेगी? तो दिस विल कंप्रेस द ऑप्टिक कियाज़मा, ऑप्शन ए। पिट्यूटरी मैक्रो एडिनोमा अगर सुपीरियरली जाएगी, थ्रू द सेला टर्शिका ये जाती है, तो ये ऑप्टिक कियाज़मा को कंप्रेस करेगी। एंड इट कॉजेज बाय टेम्पोरल हेमेनोप्सिया। बॉडी ऑफ स्फीनॉइड इंफीरियर होता है, कैवर्नस साइनस लैटरल होता है, हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर सुपीरियर होता है, बट लेस कॉमनली कंप्रेस्ड फर्स्ट। पिट्यूटरी ट्यूमर इन्वेट करता है स्फीनॉइड बोन को, कंप्रेस कैवर्नस साइनस को लैटरली करेगा, कंप्रेस स्फीनॉइड एयर सेल्स को इन्फीरियरली। तो ये आपको रिलेशंस बता रहे हैं, इन्फीरियरली स्फीनॉइड एयर सेल्स होते हैं, लैटरली कैवर्नस साइनस होता है, सुपीरियरली ऑप्टिक कियाज़मा होती है, और ऑप्टिक नर्व एंटीरियरली पड़ा होता है। A patient sustains a posterior dislocation of the femur and acetabulum and now complain of loss of sensation in the affected limb. Which nerve is most likely injured? तो इसमें कौन सा nerve injure होगा? That is your sciatic nerve. Posterior hip जब भी dislocate हो जाए hip posteriorly, तो उसमें sciatic nerve की injury होती है। A patient presents with sudden onset of unilateral ये यूनिलेटरल क्या है? वीकनेस है, लिम्ब वीकनेस होगी, अनेबल टू क्लोज आइज और रेज्ड आईब्रोज और रेज आईब्रोज, नो लिम्ब वीकनेस, विच नर्व इज़ इन्वॉल्व? तो इसमें फेशियल नर्व है। बेल्स पाल्सी में क्रेनियल नर्व 7 होता है, लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन में इप्सिलेटरल इंटायर फेस पैरालिसिस होती है, फोरहेड इन्वॉल्वमेंट डिस्टिंग्विशेस फ्रॉम अपर मोटर न्यूरॉन लीजन स्ट्रोक। Patient has middle cerebral artery MCA stroke. Which long track is most likely affected? तो इसमें कौन सा track affected होगा? That is corticospinal tract. MCA stroke जो है affects the contralateral face and upper limbs and the corticospinal tract. Fiber running through the internal capsule are involved. Spinothalamic and dorsal column tracts carry sensory signals. Corticobulbar affects the cranial nerves. An asthmatic patient presents with eosinophilia and involvement of branches of the aorta.
विच कंडीशन इज़ मोस्ट लाइकली, तो इसमें कौन सा कंडीशन मोस्ट लाइकली होता है, दैट इज़ चर्क-स्ट्रॉस सिंड्रोम। Church-Strauss syndrome, asthma, eosinophilia, systemic vasculitis affecting small to medium vessels, sometimes including aortic branches. Wegener's typically affects upper lower respiratory tract and kidney without asthma. अच्छा फिर है a patient presents with sudden severe headache and neck stiffness. The most appropriate initial investigation for subarachnoid hemorrhage, तो subarachnoid hemorrhage के लिए most appropriate initial investigation कौन सा होगा, that is a non contrast CT scan. non contrast CT scan जो है is sensitive for acute subarachnoid hemorrhage within the first 24 hours. Lumbar puncture is used if CT is negative but suspicion remains. A patient has ALT, AST raised, is without hepatosplenomegaly or anemia. Which virus is most likely responsible? तो इसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल होगा जिसमें ALT, AST रेज्ड है, हेपेटोस्प्लिनोमेगेली नहीं है, दैट इज़ ड्यू टू हेपेटाइटिस A वायरस. Which is the correct anatomical lesion location of breast lymph node level? तो करेक्ट एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ ब्रेस्ट लिम्फ नोड कौन से लेवल पे होते हैं, लेटरल टू पेक्टोरालिस माइनर, पोस्टीरियर टू पेक माइनर, मीडियल टू पेक माइनर, ऑल ऑफ द अबव. तो मुझे तो ऑप्शन नंबर डी लग रहा है, ऑल ऑफ द अबव. दैट इज़ इट इज़ ऑल्सो लेटरल, इट इज़ ऑल्सो पोस्टीरियर, इट इज़ ऑल्सो मीडियल टू द पेक माइनर. ब्रेस्ट लिम्फ ड्रेनेज के बारे में हमने पिछले वीडियोज़ में भी डिस्कस किया है. एक्सिलरी लिम्फ नोड 75% होते हैं, इंटरनल थोरेसिक पैरास्टर्नल 20%, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल में 5%. एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इंक्लूड एंटीरियर और पेक्टोरल, पोस्टीरियर में एपिकल एंड लैटरल सीक्वेंस ऑफ मेजर लिम्फ नोड along with which vessels, so that is anterior axillary sequence of lymph node parallel which vessels, so that is internal thoracic, nipple drainage anterior axillary, upper lateral में anterior axillary, lower lateral में anterior axillary, subdiaphragmatic, internal memory. पिछले वीडियो में भी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, तो आप इसके लिए पिछले वीडियो को दोबारा एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है. ये सारा ब्रेस्ट का लिम्फेटिक ड्रेनेज है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है. ये इमेज आप गूगल में देख सकते हो फिर, ठीक है. देयर अच्छा, डू प्रोस्टेट लिम्फेटिक्स प्राइमरी, अच्छा प्रोस्टेट के लिम्फेटिक्स कहाँ पे ड्रेन होते हैं, ये क्वेश्चन है. तो प्रोस्टेटिक लिम्फेटिक्स ड्रेन इनटू द इंटरनल इलियक नोड्स. विच टाइप ऑफ डेंसिटी ऑन CT कोरिस्पॉन्ड्स टू द एपिड्यूरल वर्सेस सबड्यूरल. तो एपिड्यूरल में आपको क्या मिलेगा, ये भी हमने पढ़ा है. एपिड्यूरल में आपको जो है क्रीसेंट शेप मिलता है, सबड्यूरल इज़ क्रीसेंट शेप, एपिड्यूरल इज़ लाइक एक्सपेंडिंग लेमन, ठीक है, लेमन शेप की तरह होता है. और एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपिड्यूरल इज़ बाई कन्वेक्स, और जो सबड्यूरल है दैट इज़ बाई कॉनकेव. अच्छा फिर है डायबिटिक पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ fullness and nausea after meals. The underlying cause of delayed gastric emptying is likely due to, तो underlying cause of delayed gastric emptying एक पेशेंट में जिसको फुलनेस और nausea आफ्टर मील्स है, उसमें क्या होगा, delayed gastric emptying का underlying cause is due to vagal nerve inhibition, option B. Which of the following describes metaplasia. तो amongst the following कौन सी चीज़ होगी जो metaplasia को describe करेगा. Replacement of one adult epithelium by another, dysplasia of epithelium, hyperplasia of epithelium. So metaplasia में replacement of one adult epithelium by another, ये तो सिंपल है. In Gaucher's disease there is deficiency of, तो Gaucher's disease में कौन से एंजाइम की डिफिशेंसी होती है, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज की या आपके साथ हेक्सोजेमिनिडेज ए की, इन दोनों में कौन सा है, दैट इज़ ऑप्शन बी, ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, ठीक है. तो गॉशर्स डिजीज़ में आपने याद रखना है कि देर इज़ डिफिशेंसी ऑफ ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेज, ठीक है. टेसेक्स में हेक्सोएमिनिडेज ए की होती है आई थिंक.
अच्छा, ब्रूजिंग ड्यू टू थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, पैनसाइटोपिनिया, हेपेटोमेगैली ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन बाय लिपिड लेडन मैक्रोफेजेस। यहाँ पे आपको ये गॉशर्स में रिंकल टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म आपको नज़र आएगा, ठीक है, इन मैक्रोफेज। इसमें ये टिप पैथोग्नोमिक चीज़ है इसके लिए कि आपके साथ रिंकल्ड और क्रम्पल्ड टिश्यू पेपर साइटोप्लाज्म इन मैक्रोफेज आपको मिलेगा। पेशेंट सस्टेन्स ट्रोमेटिक इंजरी टू द पेरिफेरल नर्व, ट्रोमेटिक इंजरी हुई है पेरिफेरल नर्व को विद इन अ फ्यू डेज। द सेगमेंट ऑफ द नर्व डिस्टल टू द साइट ऑफ इंजरी शोज breakdown of the axon and myelin sheath, ठीक है, followed by macrophage infiltration. Which pathological process is responsible for this change? तो इसके लिए कौन सा pathological process involved है? That is option number C, Walkman degeneration है। ये क्या है? This is Wallerian degeneration occurs distal to a nerve injury। तो ये याद रखिए, Wallerian degeneration है, ये डिस्टल होता है टू अ नर्व इंजरी। इट इन्वॉल्व्स degeneration of axon and myelin sheath with macrophage cleanup seen in both peripheral and central nervous system injuries, but regeneration occur mainly in the PNS. A patient presents in semi-conscious condition with subclavian steal syndrome. Blood supply to which artery is causing this condition? तो एक पेशेंट को सेमी कॉन्शियस कंडीशन में है, उसको सबक्लेवियन स्टील सिंड्रोम है। तो कौन सा condition is causing this? This is caused by vertebral artery. A patient presents with Broca aphasia characterized by non-fluent, effortless speech with relatively preserved comprehension. Which area of the brain is primarily affected in this condition? तो इसमें कौन से ब्रेन का एरिया आपके साथ जो है इन्वॉल्व होगा? posterior part of the inferior frontal gyrus and dominant hemisphere, ठीक है। Lesion of non-dominant hemisphere Broca area leads to anomic aphasia. Broca aphasia में motor aphasia, non-fluent area 44-45 involve होता है। Inferior frontal gyri will be involved. Wernicke aphasia, sensory aphasia होती है, area 22 is involved. Superior temporal gyrus, global aphasia में both Wernicke and Broca's plus साथ में आर्कुएट फेसिकुलस इज इन्वॉल्व। ये हमने पिछले वीडियोस में बहुत दफ़ा पढ़े हैं। एनोमिक एफेजिया में माइल्ड फ्लूएंट एफेजिया होती है, फेलियर ऑफ वर्ड रिट्रीवल और एंगुलर गायरस इज इन्वॉल्व्ड। 60-year-old patient presents with progressive painless jaundice, intense pruritus, weight loss. Imaging revealed tumor located at the junction of the right and left hepatic duct causing biliary obstruction. What is the most likely diagnosis? तो ये एक नया MCQ है। इसमें पेशेंट को प्रोग्रेसिव पेनलेस जॉन्डिस है, साथ में प्रूराइटिस है, वेट लॉस है। इमेजिंग पे आपको ट्यूमर नज़र आ रहा है एट द जंक्शन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स, और ये आपके साथ बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करवा रहा है। सो दिस इज़ क्लास्ड स्किन ट्यूमर। क्लास्ड स्किन ट्यूमर जो है इज़ अ कोलेंजियोकार्सिनोमा एट द हेपेटिक हाइलम, और ये इन्वॉल्व करता है बाइफर्केशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट्स को, causing painless obstructive jaundice with no gallbladder enlargement. Pancreatic head carcinoma आपके साथ causes Courvoisier sign. Hepatocellular carcinoma arise होता है from the hepatocytes. A patient presents with symptoms of flushing, diarrhea and wheezing along with raised JVP. तो फ्लशिंग, डायरिया और रेज JVP है। फ्लशिंग डायरिया आ गई, डायरेक्ट कार्सिनोइड ट्यूमर पे आप जा सकते हो, ऑप्शन ए। 42-year-old patient presents with paroxysmal headache, flushing and blood pressure is intermittently elevated. Which of the following condition is most likely diagnosis? तो 42-year patient में paroxysmal headache है, साथ में flushing है, ब्लड प्रेशर भी इमीडिएटली एलिवेटेड है, तो इसका डायग्नोसिस क्या है? दिस इज़ अ केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। अ पेशेंट इज़ प्रेजेंटेड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ नियर बाय हॉस्पिटल, BP 200/100 है, बहुत ज़्यादा है, एपिसोडिक फ्लशिंग है, फिर फ्लशिंग आ गई। ऑन इन्वेस्टिगेशन देयर इज़ एलिवेटेड सोडियम मेटानेफ्रीन लेवल्स भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे डायग्नोज हो जाता है। अगर मेटानेफ्रीन ज़्यादा हो, दिस इज़ फियोक्रोमोसाइटोमा। ये ट्रायड आपको फियोक्रोमोसाइटोमा में मिलेगा, ठीक है। इसमें आपको
A tumor of the adrenal medulla है that secretes catecholamines, epinephrine, norepinephrine, which cause paroxysmal hypertension and flushing. A patient thyroid function test show increased TSH, increased T4 and normal T3. TSH ज़्यादा है. Which of the following is the most likely cause of the hormonal pattern? तो ये आपके साथ इसमें क्या हुआ है, TSH भी ज़्यादा है, T4 भी ज़्यादा है, लेकिन T3 लेवल नॉर्मल है. तो ये थायराइड हार्मोन की रेजिस्टेंस हुई है. थायराइड हार्मोन रेजिस्टेंस सिंड्रोम क्या है? इन विच टिश्यूज बिकम लेस सेंसिटिव टू थायराइड हार्मोन. एज अ रिजल्ट नो नेगेटिव फीडबैक ऑन TSH. तो TSH आपके साथ इंक्रीज़ होता है, उसकी वजह से T4 इंक्रीज़ होता है. T3 आपके साथ नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज़ होते हैं. एज बॉडी विल ट्राई टू compensate the whole process by maintaining normal T3. Patient develop ischemia involving jejunum, ileum, cecum, ascending colon and proximal two-third of the transverse colon. Occlusion of which artery is most likely responsible? तो इसमें occlusion of which artery is most likely responsible? That is your occlusion of superior mesenteric artery. Option number B. During surgery, the blood supply of the cecum and appendix is compromised. Which artery is the primary source of blood supply to this region? तो इसका primary source of artery is superior mesenteric artery. The ileocholic artery, a branch of SMA, supplies the cecum and appendix. IMA supplies the hindgut. Middle colic is a branch, not the main vessel. A patient presents with ischemia involving the distal one-third of the transverse colon, descending colon, sigmoid colon and upper rectum. Occlusion of which artery is most likely responsible? तो इसमें inferior mesenteric artery की occlusion is most likely responsible. IMA सप्लाई करता है hind gut को, distal one third of the transverse colon को और upper rectum को. ठीक है, ये याद रखना है. hind gut को, distal one third of transverse colon को और upper rectum को. Branches include left colic, sigmoid arteries, superior rectal arteries. A carcinoma is located along the lesser curvature of the stomach. Lymph from the region primarily drains into which group of lymph nodes? तो ये आपके साथ ड्रेन होते हैं into the celiac lymph nodes. ऑप्शन नंबर बी, celiac lymph nodes. ठीक है, तो ये अभी इन्होंने थोड़े से lymph nodes आपके साथ इन्होंने दिए हैं. ये अगर आपने पढ़ने हैं, सबमेंडिबुलर जो है ये जाते हैं ओरल कैविटी में, डीप सर्वाइकल, हेड, नेक, ओरोफेरिंग्स में जाते हैं. वर्चोज सुप्रा क्लेविकुलर नोड, जिसको वर्चोज नोड कहते हैं, एब्डोमेन पेल्विस में, मीडियस्टेनल ट्रैकिया एसोफेगस में, हाइलर लंग्स में जाते हैं, एक्सिलरी अपर लिम्ब ब्रेस्ट अबव द अम्ब्लाइकस, एपिट्रोक्लियर हैंड और फोरआर्म में, पेरी अम्ब्लाइकर एब्डोमेन पेल्विस में. सीलियक जाते हैं लिवर, स्टमक, स्प्लीन, पैंक्रियास, अपर ड्यूडेनम में. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे लाजमी एक MCQ आता है. सुपीरियर मेजेंटेरिक, लोअर ड्यूडेनम, जुजुनम और कोलॉन टू द स्प्लीनिक फ्लेक्चर, यहाँ तक सुपीरियर मेजेंटेरिक लिम्फ नोड्स ड्रेन करते हैं. इंफीरियर मेजेंटेरिक, फिर इसके नीचे जाओ तो कोलॉन फ्रॉम स्प्लीनिक फ्लेक्चर टू द अपर रेक्टम. पैरा एओटिक में पार्ट्स ऑफ द टेस्टिस, ओवरीज, किडनीज, फेलोपियन ट्यूब्स वगैरह आते हैं. जो एक्सटर्नल इलियक है उसमें सर्विक्स, सुपीरियर ब्लैडर है, बॉडी ऑफ द यूट्रस है. इंटरनल इलियक में लोअर रेक्टम टू द एनल कैनाल, इसमें अबव द पेक्टिनेट लाइन इंटरनल इलियक होती है और बिलो द पेक्टिनेट लाइन आर सुपरफिशियल इंग्वाइनल. एनल कैनाल बिलो द पेक्टिनेट लाइन. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है पार्ट 1 के लिए. अगर इनमें आएगा तो 90% चांस है कि ये अबव और बिलो द पेक्टिनेट लाइन के बारे में ये आपसे पूछेंगे. और पॉप्लीटल जो नोड्स होते हैं डोर्सोलैटरल फुट में, ठीक है, ये जाते हैं और पोस्टीरियर काफ में जाते हैं. अच्छा, ये अभी इन्होंने फिर से वही चीज़ सारी एक्सप्लेन की है. अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद क्या है ये, slow growing mass in the posterior triangle of the neck. Imaging suggests that the mass is located deep to the sternocleidomastoid and trapezius muscle and is related to the deep muscle of the neck. The mass is most likely located in which facial layer? तो ये mass आपके साथ है in the prevertebral fascia. Posterior triangle of neck overlies the structure covered by the prevertebral fascia.
Mass arising from the deep neck muscles or cervical vertebra expand within the facial layer. Investing fascia forms the roof, carotid sheath and pretracheal fascia are anterior. अच्छा फिर है patient undergoes posterior surgical approach to the kidney. Post-operatively a perineal hematoma is noted on imaging. In which facial compartment is this hematoma most likely located? तो पेशेंट को सर्जिकल अप्रोच हुई है टू द किडनी जहाँ पे उसको पेरिनियल हेमाटोमा नोट हुआ है। ये हेमाटोमा कहाँ पे है? जेरोटास फेशिया, रीनल फेशिया में आपके साथ लोकेटेड है। अच्छा फिर है 28 year old patient presents with chronic low back pain after a minor fall while playing football. Pain is worse with extension and rotation of the lumbar spine. The clinician orders an oblique x-ray of the lumbosacral spine to evaluate the suspected spondylosis. Which structure is best visualized on imaging view? तो imaging view पे कौन सा structure सबसे best visualize होगा? That is pars interarticularis. 12-year-old boy है, उसको पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस डेवलप हुआ है। लेबॉर्ट्री पे आपको हाइपरग्लाइसीमिया नज़र आ रही है। विच ऑटो एंटीबॉडी इज़ मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद टाइप 1 डायबिटीज़? तो टाइप 1 डायबिटीज़ में कौन से एंटीबॉडीज़ होते हैं? एंटी गैड, ग्लूटामिक एसिड, डी कार्बोक्सिलेज एंटीबॉडीज, दैट इज़ ऑप्शन ए। अ पेशेंट injures his wrist in a suicide attempt and now cannot make a fist. Which nerve is most likely involved? तो अभी fist नहीं बना सकता, wrist पे इंजरी हुई है, इसमें कौन सा nerve डैमेज हुआ है? मीडियन nerve, that is median nerve. तीनार वीकनेस, लॉस ऑफ फ्लेक्शन आपको नज़र आएगा। lateral 3 fingers इन्वॉल्व होंगे। अल्नर नर्व में मीडियल 1.5 fingers इन्वॉल्व होते हैं। रेडियल में रिस्ट फिंगर एक्सटेंशन अफेक्टेड होती है। 55-year-old patient presents with fatigue, shortness of breath and lower lumbar swelling. On examination, the patient has raised JVP, pedal edema and cardiomegaly on chest x-ray. Which condition is most likely responsible? तो इसके लिए जो कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ योर डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। तो जब भी एक एथलीट में सडन कार्डियक डेथ होगी, ठीक है, या 55 ईयर ओल्ड है, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लिम्ब स्वेलिंग है और उसमें हाई जगुलर वीनस प्रेशर है, पीडल एडेमा है, कार्डियोमेगैली है। हाई जगुलर वीनस प्रेशर, पीडल एडेमा, कार्डियोमेगैली, दिस इज़ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और एथलीट में सडन कार्डियक डेथ होती है ड्यू टू HOCM, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अ पेशेंट डेवलप एक्यूट माइट्रल रिगर्ज आफ्टर MI। इको पे आपको रप्चर ऑफ पोस्टीरियर मीडियल पेपिलरी मसल्स नज़र आ रहा है। तो इसमें विच आर्टरी मोस्ट लाइकली सप्लाइज दिस मसल? तो इसको कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? दैट इज़ योर राइट कोरोनरी आर्टरी। ऑप्शन नंबर सी, राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, posterior medial papillary muscle is supplied solely by the right coronary artery. Anterolateral papillary muscle को कौन सप्लाई करता है? डुअल सप्लाई है, उसमें लेड और LCX आता है। पोस्टीरियर में RCA है और एंटीरोलेटरल में लेड और LCX आते हैं। एक्यूट पेपिलरी मसल रप्चर में सडन सिवियर माइट्रल रिगर्ज, पल्मोनरी एडेमा, कार्डियोजेनिक शॉक आपको मिलेगा। A child presents with HB5, MCV48, MCH18 suggesting microcytic anemia. Which investigation would confirm thalassemia major rather than iron deficiency? तो ऐसे iron deficiency anemia, तो ऐसे कौन सा टेस्ट है जो इन दोनों के दरमियान आपके साथ डिफ्रेंशिएट करेगा कि ये थैलेसीमिया है कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है? दैट इज़ HB electrophoresis. A 55-year-old patient on anti-hyperlipidemic therapy complains of difficulty standing from a chair and walking. तो ये फिर से जो है डिफ़िकल्टी स्टैंडिंग फ्रॉम अ चेयर एंड वॉकिंग, इसमें फिर से मायोपैथी की बात की गई है। मायोपैथी मसल इंजरी की बात की गई है जो स्टैटिन्स करवाता है, एटोरवास्टैटिन। रिस्क ऑफ मायोपैथी, मायल्जिया या रेब्डोमायालिसिस, फाइब्रेट्स आपके साथ मायोपैथी भी कॉज करते हैं बट इट इज़ लेस कॉमन। पेशेंट विद CHF इज़ एन फ्यूरोसमाइड पे है, पोटेशियम 2.5 कम है। विच ड्रग शुड बी एडेड टू कंपेंसेट
फॉर हाइपोकेलीमिया, हाइपोकेलीमिया के लिए हम पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक देंगे, अमाइलोराइड जिसमें आता है, एमाइलोराइड सॉरी स्पायरोनोलेक्ट्रॉन आता है इसमें, इट इज़ अ पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ठीक है, अमाइलोराइड मैंने चूज़ किया था, वो भी एक पोटाशियम स्पेयरिंग है, लेकिन स्पायरोनोलेक्ट्रॉन हम देते हैं इन केसेस ऑफ CHF, तो ये याद रखें। ठीक है, ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी याद हो गया। यहाँ पे केस था CHF का, तो CHF में हम एमाइलोराइड के बजाय स्पायरोनोलेक्ट्रॉन इज़ प्रेफर्ड, तो इसलिए, वरना दोनों आपके साथ जो है पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं। A postmenopausal woman with osteoporosis and hypercalcemia is started on therapy to prevent bone loss. Which of the following medication is most appropriate? तो इसमें कौन से medication appropriate है? That is bisphosphonates. ब्रेस्ट कार्सिनोमा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन में हम उसमें टेमोक्सिफिन देते हैं फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन ओनली। यहाँ पे ब्रेस्ट कार्सिनोमा प्री मीनोपॉजल वुमेन है एंड ऑल्सो सेलेक्टेड पोस्ट मीनोपॉजल वुमेन है, तो उसमें टेमोक्सिफिन है। और ब्रेस्ट कार्सिनोमा सिर्फ पोस्ट मीनोपॉजल की बात आ जाए तो उसमें एरोमेटेज इनहिबिटर्स देने हैं। इन प्रिवेंशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन हाई रिस्क वुमेन हम रिलॉक्सिफिन देते हैं। लो एस्ट्रोजन OCP आपके साथ हेपेटिक एडिनोमा कॉज करवाती है। हाई एस्ट्रोजन OCP प्रोलॉन्ग या लॉन्ग टर्म यूज़ करोगे तो ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा कॉज करवाता है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में आपके साथ ब्रेस्ट कार्सिनोमा इज़ ग्रेटर देन DVT, इसमें रिस्क होता है ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा ग्रेटर देन DVT। अंडर माइक्रोस्कोप एब्जॉर्ब्ड सेल्स विच विल हैव हाईएस्ट टीलोमरेज एक्टिविटी, तो सबसे ज़्यादा टीलोमरेज एक्टिविटी जर्म सेल्स की होती है, ऑप्शन ए। 50-year-old woman undergoes radiotherapy for cervical cancer. The ionizing gamma radiation used in her treatment primarily damages ट्यूमर सेल्स वाई फॉर्मेशन ऑफ, तो ये ट्यूमर सेल्स को डैमेज करता है वाई द फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल फ्रॉम वाटर रेडियोलाइसिस। अ टीनेज गर्ल विथ प्राइमरी एमेनूरिया, नॉर्मल ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड एब्सेंट प्यूबिक हेयर एक्सिलरी हेयर, तो इसमें कौन सा, इसको क्या चीज़ है? दिस इज़ अ केस ऑफ एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। Severe fasting, hypoglycemia, lactic acidosis, hepatomegaly, doll-like faces, elevated triglycerides and uric acid typical case है। इसमें आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखना है। दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ वॉन गिरकी। ठीक है, ये सारे टिपिकल फीचर्स हैं। ये फीचर्स आ गए, आपने आंख बंद करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को चूज़ करना है। वॉन गिरकी का ये सिनेरियो है। ठीक है, विच एंटीबायोटिक इज़ मोस्ट इफेक्टिव अगेंस्ट लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनीज इंक्लूडिंग नियोनेटल मेनिंजाइटिस, तो एक पेशेंट को लिस्टीरिया है, साथ में नियोनेटल मेनिंजाइटिस भी है, उसमें आपने कौन सा ड्रग देना है अमंग द फॉलोइंग? जो सबसे बेस्ट है दैट इज़ एम्फिसिलिन। एम्फिसिलिन आपने देना है फॉर बोथ। एम्फिसिलिन इज़ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर लिस्टीरिया इन्फेक्शन, often combined with gentamicin for severe infection. Cephalosporin are ineffective. A patient presents with needle pin-like sensation which starts from the jaw and move upward. तो needle pin-like sensation है जो jaw से start हुए हैं और upward जा रहे हैं, तो ये कौन सा disease है amongst the following? This is trigeminal neuralgia. 50-year-old woman presents with painless breast lump. Histopathology reveals malignant tumor arising from the ductal epithelium. What is the most common type of breast cancer? इसमें most common type of breast cancer क्या है? That is ductal carcinoma. Which of the following best describe the mechanism of डेबिग्राट्रॉन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये एक ड्रग है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि ये डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर है। डेबिग्राट्रॉन बाइंड्स एंड इनहिबिट्स थ्रोम्बिन फैक्टर 2A, डायरेक्टली प्रिवेंट्स कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। रिवरोक्सिबान एपेक्सिबान फैक्टर 10A इनहिबिटर है। वारफरिन विटामिन K एंटागोनिस्ट है।
फिर है फिलगैस्ट्रिन इज प्राइमरी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। फिलग्रेस्टिन जो है हम यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं इन सिस्टेमिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड न्यूट्रोपीनिया। ये अभी हम यहाँ पे देख लेंगे। फिलग्रेस्टिम फिलग्रेस्टिम सी GCSF stimulates neutrophil production, commonly used in chemotherapy induced neutropenia और severe bacterial infection। अच्छा, काइंडली रिमेंबर ये सारी वीडियोस मैं आप लोगों के हेल्प के लिए बना रहा हूँ, तो आप काइंडली इस पेज को सब्सक्राइब कर लें, अपना सपोर्ट दें। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं जाएगा सब्सक्रिप्शन से, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू। A child presents with single palmar crease, flat facial courses, and hypotonia, but chromosome analysis is normal, 46XYXX है। What is the condition? तो ये तो बहुत सिंपल कर दिया इन्होंने। सिंगल पार्मल क्रीस आ रहा है और फेशियल फीचर्स हाइपोटोनिया है, 46XYXX तो डाउन सिंड्रोम की तरफ जा रहा है। लेकिन ये कौन से टाइप का डाउन सिंड्रोम है? दिस इज़ Mosaic Down syndrome, familial new normal karyotype down like phenotype, trisomy 21 Turner syndrome, तो ये ऑप्शन बी लग रहा है। Some children have down like features without chromosome trisomy, उसको हम कहते हैं down like syndrome और phenocopy। ट्रू डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी 21 होता है। मोज़ेक डाउन जो होता है ओनली सम सेल्स हैव ट्राइसोमी 21। तो ये भी एक नया MCQ इन्होंने डाला है। ठीक है, तो अगर एक चाइल्ड है, उसको सिंगल पार्मल क्रीस है, फ्लेट फेशियल फीचर्स है, हाइपोटोनिया है और क्रोमोसोम एनालिसिस पे 46XYXX है, तो इसमें फेमिलियल normal karyotype down like phenotype होगा। So this was all for SK21 lecture 20. Hope you enjoyed, hope you learned a little bit। अगर आपको इससे 5 या 10 MCQs भी याद हो जाते हैं, that is more than enough। इस वीडियोस को आप दोबारा देखें, तो आपने इनको लास्ट डेज में देखना है ताकि आपके ये करेक्ट आंसर आपके माइंड में बैठ जाए। So thanks for watching and inshallah see you in the next video. Please do like, share and subscribe. Please do share this channel with your interested friends who are preparing for part 1 exams. So thank you for watching and inshallah see you in the next video.